ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक दो स्टूडेंट का और वेट कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी सुमैया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा। आपको अपने ग्रुप में एक मैसेज कर दें कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने थोड़ा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पे फोकस करना है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई वो यूनिवर्सिटी में हुई थी और जो है इसमें हमने कुछ जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उसमें से टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने एक सिंपल प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करना सीखा था। इसमें हमने असेंबली लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो माइक्रो कंट्रोलर जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम जो क्विकली हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि बेसिक माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 हैं इंटेल के, उनकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो है उसको हम देखेंगे और उसका जो इंटरफेसिंग मैकेनिज्म है वो देखेंगे। तो अगर हम एक छोटा सा जो है इसका रिवाइजन जो है वो, आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो क्या होंगी। तो सबसे पहले तो हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसके साथ जो है वो हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट में जो पिन आउट्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो पिन्स हैं जिनकी मदद से एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, वो क्या है। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली किसी सिस्टम को रन करने के एक जो है वो टाइमिंग सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर को रन करने के लिए एक जो है वो क्लॉक जनरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी एक आईसी है जो कि क्लॉक जनरेट करती है, और इस क्लॉक जनरेटर का जो सर्किट है उसको हम देखेंगे। प्राइमरीली चूँकि ये चीज़ें जो है जब डेवलप की गई तो कुछ नेचुरल जो स्टोन है या जो मटेरियल अवेलेबल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो यूज़ किया गया। तो क्लॉक जनरेटर को चलाने के लिए, यानी इसको यूज़ करने के लिए एक एक्सटर्नल जो है वो क्रिस्टल यूज़ किया गया। अगर मैं उसको यहाँ शो कर दूँ तो एक एक्सटर्नल क्रिस्टल जो है उसको यूज़ किया गया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में। लेट मी कंप्लीट दिस। और हम इसकी जो डायग्राम है वो देख लेंगे कि इसकी जो डायग्राम है वो किताब में जो बनी हुई है। तो क्रिस्टल जो है उसकी शेप एक कैपेसिटर की तरह की, और इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा बॉक्स शो करते हैं। एक छोटा सा बॉक्स,
शो करते हैं। और इसको इन शार्ट जो है वो XT क्रिस्टल का जो शार्ट फॉर्म है वो आमतौर पे जो चिप बोर्ड्स हैं या जो PCBs हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें ये इस तरीके से लिखा हुआ था XTAL। तो जो 8086 टिपिकल केस की हम बात करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 मेगाहर्ट्ज, ये नेचुरल क्लिस्टर है। यानी अगर इसको जैसे ही पावर सप्लाई, पावर वोल्टेज मिलते हैं तो ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है, और इसकी वाइब्रेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मेगाहर्ट्ज। इस क्लॉक जनरेटर के अंदर जो है वो जो मेन जो सर्किट है उसके अंदर जो है वो एक डिवाइडेड बाय 3 सर्किट जो है वो लगाया गया है। अगर मैं इसके अंदर डिवाइडेड बाय 3, तो जब ये डिवाइडेड बाय 3 सर्किट जो यानी जो प्राइमरली इस 15 मेगाहर्ट्ज को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मेगाहर्ट्ज बने। तो 5 मेगाहर्ट्ज जो है ये एज ए क्लॉक जो है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी जो इनपुट है क्लॉक, उस पे दिया जाएगा। और इस चूँकि क्लॉक जनरेट होता है, आपने जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा, क्लॉक का एक ड्यूटी साइकिल होता है। तो ड्यूटी साइकिल उसको बताता है कि कितने परसेंटेज टाइम के लिए उसने ऑन स्टेट में होना है और कितने परसेंटेज टाइम के लिए उसने ऑफ स्टेट में होना है। तो यहाँ पे जो है वो 33% इसका ड्यूटी साइकिल है। जब आपने 555 टाइमर IC या जो क्लॉक जनरेटर है उन पे काम किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो है वो आमतौर पे जो क्लॉक जनरेट करते हैं इसमें जो नेचुरल जो चॉइस है वो 33% जो है वो एक नेचुरल चॉइस है ड्यूटी साइकिल की, कि इतने परसेंटेज टाइम के लिए ऑन करेंगे और बाकी जो टाइम होगा यानी 77%, इसके बाद कितना बचेगा 67, तो वो जो है इतने परसेंट के लिए वो ऑफ होगा। तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शंस जो है उसको इनेबल करने के लिए एक क्लॉक जनरेटर IC को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी रोल है वो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना। आमतौर पे डेस्कटॉप में आपने एक ऑप्शन देखा होगा, एक रीसेट का बटन होता है। तो जब वो रीसेट का बटन प्रेस किया जाता है तो वो रीसेट का बटन जो है वो क्लॉक जनरेटर को प्राइमरली एक सिग्नल देता है, और वो सिग्नल जो है वो एक रीसेट जनरेट करता है सिग्नल फॉर माइक्रो प्रोसेसर। इसकी टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो इससे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर देता है और जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक लिंक जो है अगर मैं यहाँ शो कर दूँ, थोड़ा सा रफ सी डायग्राम है, थोड़ा सा क्रूड सी डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है वो बनाना चाह रहा हूँ रीसेट स्विच। ओके, रीसेट स्विच बनाने के लिए और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे मैं ग्राउंड शो करना चाहूँगा। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो है वो स्विच को डिनोट करती है कि यहाँ पे एक जो है वो पुश स्विच है
जिसकी मदद से हम जो है वो रीसेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये क्लॉक जनरेटर आईसी का फंक्शन है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसकी जो इंटरफेसिंग है वो कुछ इस अंदाज में की गई है। अब हम आगे चलते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेन जो चीज़ें इंटरफेस होती हैं वो एक मेमोरी है और एक आईओ है। अगर हम मेमोरी और आईओ को यहाँ पे जो है वो बना देते हैं कि ये मेमोरी और आईओ है, थोड़ा सा दूर बना दें, तो ये जो है ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो अब इसमें एक चीज़ जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स में आती है वो कहलाती है फैन आउट। फैन आउट मैं यहाँ लिख देता हूँ। फैन आउट एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। फैन आउट जो है वो ये डिफाइन करता है कि एक इनपुट को कितनी आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। यानी ऑब्वियसली यहाँ मल्टीपल मेमोरी चिप्स होंगी और मल्टीपल आईओ डिवाइसेस होंगी, तो कितनी जो चिप्स या मेमोरीज जो है उसके साथ एक इनपुट को यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन बुक में से भी देख लेंगे और थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। तो मेन कंट्रोल जो होगा हमारे पास किसी भी सिस्टम का, वो थ्रू एड्रेस लाइन है। तो मैं अगर यहाँ पे एड्रेस लाइन शो करता हूँ तो 8086 की बात कर लेते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर, अगर मैं कहूँ ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें जो एड्रेस लाइन है वो A0 से लेके A0 से लेके A90, इस तरीके से मैंने इसको शो किया है ताकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो नज़र आ जाए और इसी तरीके से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट नज़र आ जाए। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वायर्स बनती है एड्रेस बस की वो 20 बिट। बिट एड्रेस बस। अब चूंकि आगे डिवाइसेस की तादाद ज़्यादा है तो हम इन एड्रेस बस जो है इसको डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम इसके अंदर जो है वो एक बस बफरिंग का जो सिस्टम है वो लगाएंगे। जो बस बफरिंग का जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो ओके, बफर आईसीज को हम देंगे और फिर बफर आईसीज जो है उसके बाद इनको कनेक्ट करेंगे। जो अ, जो हमारे पास मेमोरी या आईओ, और इस बफर आईसी को इनेबल करने के लिए मुझे एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो इशू करना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर से, ताकि इसको मैं जो है वो कंट्रोल कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ से
जब ये इसको मैं इनेबल करूंगा तो अब जो है एड्रेस जो है वो आगे ट्रांसफर हो सकता। ये तो एक मैंने आपको जो है वो सिंपल सा बफर आईसीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये एड्रेस लाइन है और ये जो है ये इनेबल लाइन है, बफर इनेबल। एक कंट्रोल सिग्नल, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये एक कंट्रोल सिग्नल है। टू इनेबल दिस बस बफर। अच्छा, अब एक चूँकि जो चिप है उसके अंदर और सर्किट डिज़ाइनिंग में बहुत सारी इनोवेशंस हैं और बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बनाई गई, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में इन डेप्थ सोचा गया। तो इसमें एक चीज़ बताई गई वो ये है कि जिस तरह एड्रेस बस है, इसी तरीके से डेटा बस जो है उसको भी जो है वो मेमोरी और आईओ के साथ जो है वो इंटरफेस किया गया। और कंट्रोल चूँकि एक से ज़्यादा चिप्स को ड्राइव करने के लिए है, तो कंट्रोल को भी इसी तरीके से जो है वो बस बफर्स और लैचेस के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा जो हमारा बफर और लैच फंक्शन दोनों का सेम है। लैच का कंसेप्ट आपने जो है वो थोड़ा सा अगर मैं इसको बता दूँ कि बफर जो है वो हमारे पास डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की सूरत में है। अगर मैं यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, और लैच जो है अगर आपको याद हो तो जब हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने कहा था कि ये एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, और बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, दोनों का पर्पस सेम है, टू होल्ड द डेटा और ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट व्हेन द इनेबल सिग्नल इज एक्टिव। अच्छा, तो अब हम एक जो इसमें लास्ट चीज़ सीखेंगे वो ये है कि एड्रेस और डेटा की मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो इसका भी कंसेप्ट मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मल्टीप्लेक्स। तो जो इनिशियल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स। एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स का मतलब ये है कि जो एड्रेस और डेटा एडी जो लाइंस हैं एडी 0 से लेके जिस स्टाइल में मैंने ये लिखा है 20 बिट एड्रेस, बस इसी स्टाइल में मैं इसको भी लिखना चाहूँगा। तो एडी 15 एडी 0। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये एड्रेस डेटा लाइन 0 है, एक वक्त में इस पे एड्रेस होगा और एक वक्त में इस पे डेटा होगा। दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो उस वक्त जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। अब जो हमारे पास जो 4G टेक्नोलॉजी है इसमें जो है वो ऐसी फीचर है कि एक से ज़्यादा यूज़र का डेटा जो है वो एक सिग्नल पे ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ये बहुत बुनियादी यानी बेसिक 80s की बात है, जब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस इंटेल ने करवाया, और उस वक्त ये जो टेक्नोलॉजी थी उसमें एक वायर पे एक वक्त में एक ही टाइप का डेटा जो है, यानी या तो एड्रेस होगा या डेटा, उसको जो है वो यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, अब इसमें जो है हमें सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या जो है वो इस वक्त लाइन पे डेटा है या एड्रेस है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो मैं एक कंट्रोल यहाँ लिख रहा हूँ जो कि डेटा जो इनेबल का कंट्रोल, जो डेटा इनेबल है
वो कंट्रोल बताता है कि इस वक्त जो है वो जो एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस हैं उनके ऊपर डेटा। तो इसी तरीके से मैं आगे एक छोटा सा आईसी बनाना चाहता हूँ जो कि कुछ भी नहीं है, बस एक बफर है। और ये बफर आईसी जो है ये क्या करता है, ये डी मल्टीप्लेक्स करता है। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डी मल्टीप्लेक्स कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इनके कनेक्शन बना दूँ। तो ये जो कनेक्शन इस बफर आईसी तक आ रहा है, ये इस वक्त इस पे जो है वो मल्टीप्लेक्स लाइन है। और मल्टीप्लेक्स लाइन जो है ये मुझे बताती है कि इस पे या तो एड्रेस हो सकता है और या फिर इस वक्त इस पे डेटा हो सकता है। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर को पता होता है कि इस वक्त इस पे एड्रेस है या इस पे डेटा है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब एक कंट्रोल इशू करेगा जो बताएगा कि ये डेटा है, तो उस सूरत में आगे जो है वो डेटा की जो इस वक्त हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो डेटा लाइन पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो है हमें दो सर्किट बनाने पड़ेंगे, दो सर्किट। एक सर्किट जो है वो बनाना पड़ेगा हमें फॉर एड्रेस, क्योंकि अब ये डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है। तो डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो है वो क्या करेगा कि एक वक्त में जो है वो एड्रेस, इसके ऊपर मैं एड्रेस लिख दूँ, ये एड्रेस लाइन ए 15 से लेके A0 तक ये एड्रेस लाइन है। और ये जो है ना, ये मेरे पास जो बफर आईसी लगी हुई है, इसका जो फंक्शन है वो डी मल्टीप्लेक्स है। डी मल्टीप्लेक्स। और इसके बाद जो है, लेकिन जब डेटा इनेबल का सिग्नल आएगा, यानी जब ये बताएगा कि इस वक्त इस पे एड्रेस नहीं है, डेटा है, तो उस सूरत में जो है वो मैं यहाँ से जो डेटा लाइन है उनको कनेक्ट करूँगा। और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ये अब जो है ये डेटा लाइन D0 तक। और कंट्रोल मैंने यहाँ शो नहीं किया, कंट्रोल में भी जो है वो दरमियान में चिप जो है वो लगानी पड़ेगी ताकि कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं उनको भी प्रॉपरली बफर और लैच सिस्टम के थ्रू गुजारा जा सके। अच्छा, मैं अब आपसे इससे पहले कि आपसे मैं कोई पूछूं कि आपका कोई सवाल है इसमें, मैं एक दफ़ा इसको ना पूरी डायग्राम को रिपीट कर दूँ। हम माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेसिंग का ये जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं, इसको हमने स्टार्ट किया था बुनियादी जो माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन है उससे। और उसमें हमने ये जाना था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेशन है उसमें डेटा का ट्रांसफ़र होता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर एक प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन जो है, ताकि जो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है उसको लाइंस ऑफ कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया जा सके या उसमें कुछ लाइनों को स्किप किया जा सके, बेसिक कंडीशन के तौर पर। फिर हम जो है वो थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम पहले से हमारा आइडिया था, हम पढ़ के आए थे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, तो हमने जो है वो थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर में उस पार्ट को स्किप करते हुए हमने एड्रेसिंग मोड्स माइक्रो प्रोसेसर के जाने थे। माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने के बाद हमने एक सिंपल असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है उसको देखा था, और उसको हमने एक दफ़ा चला के भी देखा था एक सिमुलेटर या इमुलेटर के ऊपर। अब
आज के टॉपिक में हमने जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका एक बेस वर्जन 8086 कहलाता है, और 8088 भी है, लेकिन हमने 8086 का फोकस किया है। और इस जो आईसी है इसकी जो खास बात यह है कि इसके ऊपर टोटल जो एड्रेस पिन्स हैं वो 20 हैं। तो इसकी जो 20 एड्रेस लाइंस है इसके साथ, यानी इसकी जो टोटल पिन्स है उसमें से जो 20 पिन्स हैं वो एड्रेस लाइन के तौर पर यूज होते हैं। और इसकी जो डेटा लाइन है वो 16 बिट है, इसीलिए इसको 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि जो डेटा लाइन है वो बताती है कि ये कितनी बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि इसकी जो डेटा लाइन है या डेटा पाथ जिसको कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, तो डेटा पाथ की जो विड्थ है वो 16 बिट्स है। तो ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का जो सर्किट है, अगर हम एक बोर्ड की बजाय एक आईसी की सूरत में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हमें एक क्लॉक जनरेटर लगाना पड़ेगा। एक क्लॉक जनरेटर आईसी जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ये क्लॉक जनरेटर आईसी जो है ना, ये मल्टीपल फंक्शंस जो है वो करेगी। उस मल्टीपल फंक्शंस में एक फंक्शन रीसेट का है और एक फंक्शन क्लॉक का है। चूँकि ये एक सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक है, यानी जो हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ा था, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक पे काम करता है, तो इसलिए इसको एक क्लॉक की ज़रूरत है। क्लॉक जो है बेसिकली हम जब प्रेफर करते हैं कि एक नेचुरल क्लॉक जो है वो, यानी जो नेचुरल स्टोन क्रिस्टल होता है, मटेरियल होता है, उससे बना हुआ जो है वो क्लॉक यूज़ करते हैं, जिसकी जो एक पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज़ पे इसकी वाइब्रेशन होती है। इसी वाइब्रेशन को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उसको डिवाइडेड बाय 3 जो सर्किट है उससे गुजार के उससे एक क्लॉक जनरेट किया जाता है। इससे पेरिफेरल क्लॉक भी जनरेट किया जाता है, यानी जो डिफरेंट आईसीज इसके अंदर मौजूद हैं उनको क्लॉक देने के लिए, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। हम सिर्फ सिंपल क्लॉक की जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच किया जाता है। इसका ड्यूटी साइकिल 33% होता है और इसी से रीसेट सिग्नल भी जनरेट करवाया जाता है जो माइक्रो प्रोसेसर को या जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको रीसेट कर देता है। अब माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी के साथ इंटरफेस करने के लिए दरमियान में बफर्स और डीमल्टीप्लेक्सर आईसीज और इसी तरीके से लैचेस का यूज़ किया जाता है, ताकि जो इसकी आउटपुट है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर की आउटपुट है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की जा सके। इसमें जो एक इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक यूज़ होता है, जो टिपिकल टर्म आती है वो कहलाती है फैन आउट। फैन आउट आमतौर पे किसी भी आईसी का एक होता है कि वो कितनी नंबर ऑफ जो आउटपुट या डिवाइसेस है उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसको हम डेफिनेशन को किताब में भी देखेंगे। बफर और लैचेस आमतौर पे जो है वो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है, और बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है जिसमें पल्स बेस लैच जो है उसका जो क्या कहते हैं फंक्शन जो है वो आमतौर पे एक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या लेवल सेंसिटिव लैच होती है। जबकि आमतौर पर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप जो है इसमें जो इनपुट और आउटपुट की जो आउटपुट पे जो चेंज आ रही होती है वो राइजिंग या फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पे आ रही होती है, यानी ये प्रिसाइज है। और इसी तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग का फंक्शन है। मल्टीप्लेक्सिंग का फंक्शन इंटरनली इम्प्लीमेंट किया गया है, चूँकि इसमें 20 बिट्स एड्रेस लाइन है तो उसमें से 16 बिट जो एड्रेस लाइन है उनको डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया, जिसको फिर चूँकि सिस्टम डिज़ाइन जब हम कर रहे होंगे तो उसमें फिर हमें इसे डी मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके लिए कंट्रोल सिग्नल दिया गया है जो कि बताता है कि हमारे पास जो है वो क्या मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग में कैसे है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, वो थोड़ा सा हम लेटर स्टेजेस में जानेंगे कि जो मेमोरी का डिज़ाइन है और जो इनपुट और आउटपुट का डिज़ाइन है उसमें एक फिजिकल और लॉजिक डिज़ाइन होता है। उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए जो है वो कि ये जो
कनेक्शंस है वो ये 16 बिट एड्रेस और 16 बिट के साथ 4 बिट ऊपर से भी ऐड कर लेंगे, तो 20 बिट एड्रेस लाइन और 16 बिट डेटा लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी मेमोरी या आईओ के साथ। जी बेटा, अब आप लोगों की तरफ में आता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई सवाल है इसमें? जी नासिर, आप बताइए। जी नासिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुमैया, आप बताइए। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नासिर, आपका बेटा कोई सवाल है? ओके, नासिर ने भी कंफर्म कर दिया है। हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग हम आपके लिए अवेलेबल भी कर देंगे इंशाल्लाह, जैसे ये रिकॉर्डिंग सेशन जो है ये कंप्लीट होगा। ओके, अब हम किताब पे जाएंगे। जो अभी हमने चीज़ें सीखी हैं एक ब्रीफ वे में, इसको हम किताब में से भी जो है वो देखेंगे और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो है और मज़ीद जो कि किताब में उनको भी हम देखेंगे। थोड़ा मैं पहले इसका जो पेज है उसको ज़रा चेक कर लूँ। थोड़ा इस पोर्शन को बड़ा करना चाहूँगा। ये जो डायग्राम है फिगर 9.1 है, अगर आप देखें तो फिगर 9.1 में हम इस बी पार्ट पे फोकस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो पिन आउट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं इसमें जो उसने ग्रुपिंग की है। इस ग्रुपिंग में अगर आप देखें तो ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है आपको इसमें एड्रेस लाइन नजर आ रही है और ऑब्वियसली ये जो एड्रेस लाइन है ये डेटा लाइन के साथ मल्टीप्लेक्स है और आप देखेंगे कि AD0 से लेके AD15 तक और उसके बाद A16 से लेके A19 तक। और इसमें जो है वो S सिग्नल्स हैं। S का मतलब स्टेटस है, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस वक्त किस स्टेट में है, ये यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से सिग्नल्स हैं। मेन सिग्नल्स जो हैं इसके, जो एड्रेस और डेटा लाइन के साथ, वो देखें आईसी का मेजर पोर्शन तो उन्होंने प्राइमरली ले लिया, मेजर उन्होंने ही ले लिया। बाकी जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनकी अब हम बात करेंगे और कंट्रोल सिग्नल्स में भी हम तमाम सिग्नल्स की बात नहीं करेंगे लेकिन कुछ सिग्नल्स की बात करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करना चाहता हूँ। ये क्लॉक सिग्नल जो है ये हमने बात की थी कि ये जो एक्सटर्नल क्लॉक है उससे जुड़ा हुआ है, यानी उससे कनेक्टेड है। इसका सर्किट भी थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मैं सिंपल जो सिग्नल्स हैं उनसे स्टार्ट करना चाहूँगा। इसके बाद ये देखें, ये जो एक रीसेट सिग्नल का फंक्शन हमने जान लिया था कि रीसेट सिग्नल जो है वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करवा देता है और जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम वो रीसेट हो जाता है। इसके बाद हम जो है वो चलते हैं राइट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो ALE स्टैंड फॉर द एड्रेस लैच इनेबल। इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो भी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी। एड्रेस लैच इनेबल, इसका मतलब ये हुआ कि हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, जो कि एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्सिंग जो वायर है
जो कनेक्शन है उसके ऊपर अब एड्रेस मौजूद है। बस हाई इनेबल सिग्नल जो है, ये जो डेटा इनेबल सिग्नल है इसके साथ यूज किया जाता है। ये दोनों सिग्नल एक साथ यूज होते हैं। ये दोनों सिग्नल क्या बताते हैं कि जो हाई एड्रेस लाइन है उसके ऊपर डेटा मौजूद है। अब इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, एड्रेस लाइन जो है वो A0 से लेके और A15 तक मल्टीप्लेक्स्ड है विद डेटा। तो इसके ऊपर डेटा भी आ रहा है एक वक्त में, और इसके ऊपर जो है वो एक ही वक्त में, यानी एक वक्त के एक हिस्से में इस पे डेटा है और एक हिस्से में इसमें एड्रेस है। तो ये दोनों सिग्नल जो है जब इनेबल होंगे, ये बस हाई इनेबल और डेटा इनेबल, तो उस सूरत में ये जो बस होगी AD0 और AD15, इसके ऊपर जो AD8 से लेके 8 से लेके AD15 तक, क्योंकि ये एक बाइट बनेगा, ये हाई बाइट कहलाती है, H हाई। और जो इससे नीचे है AD0 से लेके AD7 तक, वो लो बाइट। तो ये हाई जो क्या कहते हैं वायर्स कनेक्शंस हैं, इनके ऊपर इस वक्त डेटा मौजूद है। ये दो जो पिन्स हैं ये मिल के बताएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये बताएगा कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। इसी तरीके से अगर ऑपरेशन जो है वो मेमोरी के साथ लिंक कर रहा है या जो आईओ है उसके साथ लिंक कर रहा है, और माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट सिग्नल जनरेट करेगा जिससे कि ऑपरेशन होगा रीड का और राइट। ये दो अलग अलग इनपुट्स हैं। अब इसके बाद जो है वो हम एक स्ट्रक्चर जो है जो कहलाता है इंटरप्ट स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं। इंटरप्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इंटरप्ट स्ट्रक्चर को इनेबल करने के लिए, इंटरप्ट का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और किसी डिवाइस ने एक इंटरप्ट यानी भेजा, जैसे कीबोर्ड के ऊपर कोई की यूजर ने प्रेस कर दी, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये दो सिग्नल जो है ये मिल के काम करेंगे। इंटरप्ट पिन पे जैसे ही एक इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट टाइम एक इंटरप्ट सब रूटीन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमने सिंपल प्रोग्राम में देखा था कि एक इंटरप्ट सब रूटीन एग्जीक्यूट होती है, और जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट सब रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो वो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल इशू करेगा, जिससे कि जो डिवाइसेस यानी जो मेमोरी और आईओ डिवाइसेस हैं उनको पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस वक्त एक इंटरप्ट जो रूटीन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अभी हमने इंटरप्ट नहीं भेजा, अभी हमने रुक जाना। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है वो काम करेंगे। इंटरप्ट के अंदर ही एक कैटेगरी कहलाती है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये एक कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी है। ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको एक रियल टाइम, जिसमें कोई तात्तल नहीं आना चाहिए, थोड़ा इसको उससे लिख देते हैं। यानी रियल टाइम इमीडिएट अटेंशन की जब ज़रूरत होती है उस वक्त नॉन मास्केबल इंटरप्ट यूज़ किया जाता है। आमतौर पर ये इस्तेमाल भी किया जाता है नॉर्मली जनरल पर्पस सिस्टम में, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी एम्बेडेड सिस्टम में या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो कंट्रोलर
टाइप एप्लीकेशन में हम यूज़ कर रहे हो, तो उस वक्त इस इंटरप्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ही सिग्नल बचे हैं, इसमें भी जो है वो एक होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इंशाल्लाह रीड करेंगे। देखें, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, ये एक चीज कहलाती है जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसमें इस्तेमाल होता है जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपना एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस का जो कंट्रोल है वो एक DMA कंट्रोलर या एक और माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसको DMA कंट्रोलर कहते हैं, उसके हवाले करते हैं। और जो मेमोरी है वो डायरेक्ट मेमोरी के साथ जो आयो है उसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि माइक्रो प्रोसेसर तो हर वक्त यूज़ हो रहा है और हर वक्त प्राइमरीली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इसमें हो रहा होता है। लेकिन जब डेटा ह्यूज अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में, या मेमोरी से किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में या किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम डेटा भेजते हैं, तो उस सूरत में माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करने की बजाय एक DMA कंट्रोलर यूज़ कर लिया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाया जाता है, यानी उसको आइडल छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है डेटा ट्रांसफर। तो ये इस सूरत में यूज़ होता है। अब मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही पिन, 2 पिन बची हैं। एक पिन जो है वो थोड़ा इस दफ़ा मैं थोड़ा सा अजीब सा कलर चूज़ किया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। अच्छा, ये कलर सही चूज नहीं हुआ। मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, मिनिमम मोड जो है ये सिंगल माइक्रो प्रोसेसर अगर सिस्टम में लगा हुआ हो तो उस सूरत में जो है वो मिनिमम मोड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो है वो मैक्सिमम मोड भी होता है जिसमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक ही सिस्टम में मौजूद होते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है वो रेडी और टेस्ट रह गया। तो अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, यानी जो टेस्ट है इसका इस्तेमाल जो है वो इस सेंस में है कि अगर हम इसको न्यूमेरिक जो को प्रोसेसर है